10वीं बोर्ड परीक्षा 2025 आपके जो 12 मार्च 2025 को आपका जो हिंदी का पेपर होगा उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इन सभी प्रश्नों की जो आपको टेस्ट वगैरह भी मिल जाएगा। टेस्ट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अपने ऐप के ऊपर आप ये सारा टेस्ट दे सकते हैं, आपके लिए वहाँ पर उपलब्ध है। तो ऐप का लिंक वीडियो के नीचे दे रखा है, वहाँ पर आप क्लिक करके टेस्ट जरूर देना, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और इस वीडियो में हम आपकी जो सभी जो आपके पार्ट हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करने वाले, जो कि आपके 12 मार्च को जो पेपर में पूछे जाएंगे उन सभी प्रश्नों की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये पहला पार्ट है आपके, जिसका नाम है आपके सूरदास। देखो आपके पहले प्रश्न में आएंगे आपके 15 अवशब्द आएंगे और दूसरे प्रश्न में आपके 4 रिक्त स्थान आएंगे। तो ये तो आपके ग्रामर के आएंगे और इसमें आपके जो आएंगे 15 प्रश्न पार्ट में से जो लगभग जो 12 प्रश्न आपकी किताब के पूछे जाएंगे और 2-3 प्रश्न आपके ग्रामर के आएंगे। तो ये जो ग्रामर के क्वेश्चन कौन कौन से वो तो हम बाद में बात करेंगे, पहले किताब के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इसमें देख लेते हैं। तो पहले पार्ट में जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सीधे बनेंगे अवशब्द में, तो सूरदास जी से संबंधित पहला पार्ट है और इसमें आपके ये पूछा जाएगा कि सूरदास जी का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था। ठीक है, सूरदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इनका जो जन्म है एक मान्यता के अनुसार मथुरा के निकट हुआ था। ठीक है, जिनका नाम है रेणुका क्षेत्र, और दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जो जन्म है वो दिल्ली के पास के सीही में माना जाता है। एक तो ये प्रश्न बनेगा आपके। दूसरा प्रश्न बन सकता है आपके कि महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अर्श साहब के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। तो प्रश्न ये बनेगा कि महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य कौन से शिष्य जो अर्श साहब कवियों में सर्वाधिक लोकप्रिय थे या फिर सर्वाधिक आपके प्रसिद्ध थे। तो दूसरा प्रश्न आपका ये रहेगा। और तीसरा प्रश्न आपका ये बन सकता है कि सूरदास जी वृंदावन और मथुरा के बीच कौन से घाट पर रहते थे और कौन से मंदिर में वो भजन कीर्तन करते थे। तो गौ घाट पे रहते थे और वो श्री जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे और इनका जो निधन है वो 1583 में पारसोली में हो चुका था। ये तो आपके कुछ फैक्ट बनते हैं। फिर आपकी इनकी रचनाओं से संबंधित, अच्छा इस वीडियो में आपकी जो कवि परिचय है और आपके जो लेखक परिचय वो भी आपके साथ में हो जाएगा, तो वो भी आपके दोनों काम का हो जाएगा, तो इसको भी आप देखें। दूसरा प्रश्न आपके ये बनेगा कि जो इनके सूरदास जी के प्रमुख ग्रंथ है वो कौन कौन से हैं। तो इनके जो प्रमुख ग्रंथ है वो सूर सागर है, 3 ग्रंथ इनके प्रमुख हैं, साहित्य लहरी और आपके सूर सारावली है। तो ये 3 इनके प्रमुख ग्रंथ हैं, जिनमें आपसे पूछेगा कि सूरदास जी का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है, तो सूर सागर सबसे लोकप्रिय हुआ था। ठीक है, सूर सागर सबसे लोकप्रिय है। अगला प्रश्न आपके ये बनेगा कि वात्सल्य और श्रृंगार का श्रेष्ठ कवि किसको माना जाता है। तो वात्सल्य और श्रृंगार का जो श्रेष्ठ कवि है वो सूरदास जी को माना जाता है। फिर आपको ये देखने को मिलेगा कि सूरदास जी की जो कविता है इनमें आपके सूरदास जी की जो कविता है इसमें आपके कौन सी भाषा को देखने को मिलती है। तो सूरदास जी की जो कविता है इनमें आपको जो ब्रज भाषा देखने को मिलती है। तो ये भी आपको विशेष तौर पे याद रखना, इनकी भाषा पूछी जाती है तो ये ब्रज भाषा नाम आपको याद रखना। तो आपकी जो किताब में दे रखा है, आपकी किताब का जो पार्ट है वो कहाँ से लिया गया है। तो ये जो किताब का जो आपका पहला पार्ट है वो सूर सागर का एक गीत है, भ्रमर गीत, वहाँ से 4 पद लिए गए। देखो एक एक फैक्ट आपके प्रश्न यहाँ से बनेंगे, 100% आपकी एजुकेशन यहाँ से बनने वाला है। मैंने 2024 का पेपर देखा था, उसमें ये जो आपके यहाँ वाले जो दे रखे हैं, ये वाला जो चैप्टर आपके दे रखा होता है किताब में, यहाँ से क्वेश्चन 100% आपके बनते हैं। पुराने पेपर में आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये जो पार्ट है आपके सूरदास जी वाला वो सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो भ्रमर गीत के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, भ्रमर गीत से जो प्रारंभ होता है। तो इसमें क्या वर्णन किया गया, तो कृष्ण के मथुरा जाने के बाद में स्वयं ने लौटकर उद्धव के जरिए वो गोपियों के पास संदेश भेजते हैं। तो प्रश्न आपके ये भी बन सकता है कि कृष्ण ने जो मथुरा जाने के बाद में अपना जो संदेश है वो किसके द्वारा भेजा। ठीक है, तो उद्धव के जरिए गोपियों के पास वो संदेश है वो भेजा गया था। फिर आपके एक प्रश्न बनता है ये कि इसमें आपके जो राजधर्म है वो क्या है। तो राजधर्म का मतलब होता है प्रजा का हित। क्या होता है राजधर्म का मतलब, क्या होता है प्रजा का हित होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, राजधर्म का मतलब प्रजा का हित होता है। यहाँ से प्रश्न छप सकता है। फिर पाठ के पीछे के प्रश्न देख लो, इसमें आपके पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। इसके अलावा जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ये गोपियों के अनुसार है जो राजा का धर्म क्या होना चाहिए। ये 2 प्रश्न आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आप याद करेंगे, लेकिन इन दोनों को आप एक बार और ज़्यादा से अच्छे से देख के जाएं। आपके इसमें बड़भागी का अर्थ पूछे तो आपको बड़भागी का अर्थ बताना है भाग्यवान। बड़भागी का अर्थ क्या होता है, भाग्यवान होता है। ठीक है, और बाकी इसमें आपकी जो पीछे दे रखा है
हारिल वाला। तो एक ये हारिल पक्षी वाला, ये भी देख लेना हारिल पक्षी क्या होता है। तो हारिल एक प्रकार का एक पीली टांगों वाला हरे कबूतर वाला कबूतर की जाति का पक्षी होता है, जिसको हरियल हारित या फिर कॉमन पिजन, ग्रीन पिजन भी कहा जाता है। यह पक्षी भारत के जो घने पेड़ों वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उसको हारिल की लकड़ी एक लोक में मुहावरे के रूप में भी प्रचलित इसको कहा जाता है। फिर आपके दूसरा पार्ट है तुलसीदास जी वाला। तुलसीदास जी वाले पार्ट में आपके तुलसीदास जी का कवि परिचय पूछा जाने की संभावना है। पिछली बार भी पूछा था, इस बार जो आपके किसी और कवि परिचय की पूछने की संभावना, फिर भी आप तुलसीदास जी का भी देखे जाए, क्या पता रिपीट हो जाए। तो तुलसीदास जी का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गाँव में हुआ था। ठीक है, कुछ विद्वान इनका जो जन्म है वो सोरो जिला एटा मानते हैं। और तुलसीदास जी का जो बचपन है वो बहुत ही संघर्षपूर्ण था। बचपन में ही इनके जो माता पिता से उनका बिछड़ गए थे, और गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला था। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, गुरु कृपा से उनको राम भक्ति का मार्ग मिला था। वे मानव मूल्यों के उपासक व्यक्ति थे, कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है, और रामचरितमानस कवि की एक अनन्य राम भक्ति और सृजनात्मक कौशल का एक मनोरम उदाहरण है। तो ये जो रामचरितमानस है, इसकी रचना किसने की थी? तुलसीदास जी ने की थी। अच्छा, रामचरितमानस जो है वो उत्तरी भारत की जनता में बहुत ही लोकप्रिय है। मानस में मानस के अलावा है जो, इनको मानस कहा जाता है स्थानीय भाषा में ऐसे। और मानस के अलावा जो तुलसीदास जी इन्होंने क्या क्या रचना की? तो मानस के अलावा इन्होंने कवितावली की रचना की, गीतावली, दोहावली और गीत कृष्णावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। इंपॉर्टेंट आपकी ये विनय पत्रिका, बाकी तो आपको आवली से याद हो जाएगा, लेकिन विनय पत्रिका और मानस दोनों ही आपको इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके अलावा इनकी रचनाओं में कौन सी प्रमुख है जो भाषाओं का प्रयोग किया गया? तो तुलसीदास जी ने अपनी भाषा जो रचनाएं उनमें तो अवधी भाषा का, ये जो रामचरितमानस है ये तो अवधी भाषा में लिखा हुआ है, और बाकी जो है आपके ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। जैसे विनय पत्रिका है और आपकी जो कवितावली है ये दोनों ही ब्रज भाषा में लिखी हुई है, बाकी ये जो रामचरितमानस है ये आपके अवधी भाषा में लिखा हुआ है। तो दोनों ही भाषाओं पर इनका जो अच्छी पकड़ थी, इनकी मजबूत इनका समान अधिकार था। और कांसी में इनका जो देहावसान 1623 में हो जाता है। देखो, तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई? तो आपकी अवधी भाषा में की गई। जबकि जो विनय पत्रिका है और कवितावली है इनकी रचना ब्रज भाषा में की गई थी। पूछ ले कि आपको रामचरितमानस का जो छंद है वो कौन सा है? तो रामचरितमानस का जो मुख्य छंद है वो चौपाई है। ये चौपाई क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे। चौपाई ओ मंगल भवन वाले आपने सुनी होगी, ठीक है, बहुत ही शानदार चौपाई है, वो आपने सुनी होगी, जो फेमस इनकी चौपाई है। और विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है, ठीक है। और कवितावली में सवैया और कवित पद की छटा भी देखी जा सकती हैं। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं आपकी, जो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रामचरितमानस का जो मुख्य छंद है वो कौन सा है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? चौपाई हो जाएगा। फिर आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि ये जो आपके परशुराम संवाद वाला पाठ है ये कहाँ से लिया गया है? तो यह अंश जो है वो आपके रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ये बाल कांड से लिया गया है, इंपॉर्टेंट है ये। और सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग करने के बाद मुनि परशुराम को जब समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहाँ आते और शिव धनुष को खंडित देकर अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। और राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर और राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। तो जो राम के, लक्ष्मण के और परशुराम के बीच में जो संवाद होता है, तो यह पाठ हमारा उस प्रसंग से प्रस्तुत किया गया है। तो परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। और इस प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण को वीर रस से पगी व्यंग्योक्ति और व्यंजना शैली का सरस अभिव्यक्ति मानी गई है। पाठ के प्रश्नों की बात करें तो ये आपके एक तीसरा प्रश्न इसमें आपके ये कि जो लक्ष्मण और परशुराम संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसको अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। एक प्रश्न आपके ये इंपॉर्टेंट है कि फिर आपके अगला प्रश्न है कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई, वो आपको यहाँ पे बतानी है। आपके ये दोहा और चौपाई क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। दोहा एक लोकप्रिय मात्रिक छंद होता है। मात्रिक छंद होता है जिसमें पहली और तीसरी पंक्ति में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरी और चौथी पंक्ति में 11-11 मात्राएं होती हैं। चौपाई क्या होती है? चौपाई मात्रिक छंद, चौपाई 4 पंक्तियों का होता है और इसमें प्रत्येक पंक्ति में आपके 16 मात्राएं होती है, इसको चौपाई कहा जाता है, ठीक है। तो तुलसीदास से पहले सूफी कवियों ने भी अवधी भाषा में दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया था, और जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी का एक जो प्रमुख ग्रंथ है पद्मावत, इसमें इसका उल्लेख भी मिलता है। अगला जो चैप्टर है वो जयशंकर प्रसाद जी का है। जयशंकर प्रसाद जी की जो इसमें कविता का नाम है वो है आत्मकथ्य,
कि हाँ ये आत्मकथ्य। तो इसका आपको लेखक का नाम पूछा जा सकता है। तो आत्मकथ्य जो लेखक कविता है, इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो आइए जयशंकर प्रसाद जी के बारे में आपको और जानकारी यहाँ पे डिटेल से देते हैं, ताकि आपके इसमें कवि परिचय में भी आएगा तो आप इसको आसानी से लिख पाएंगे। तो जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म है वो 1889 में वाराणसी में हुआ था। देखो वाराणसी को पहले काशी के नाम से जानते थे। तो काशी का प्रसिद्ध एक कॉलेज है, क्वींस कॉलेज, उसमें वो पढ़ते थे। तो इनका जो लेखन शैली है वो कैसी थी? तो वो छायावादी कवि थे। कैसे थे वो? छायावादी प्रमुख कवि थे। ये आपको याद रखना है कि जयशंकर प्रसाद जी जो थे वो कैसे थे? वो छायावादी कवि थे। ये आपको विशेष तौर पे अच्छे से याद रख लेना है। फिर आपकी इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं उनका नाम आपको बताना है, ठीक है। चित्राधार है, कानन कुसुम है, झरना है, आंसू है, लहर है और कामायनी है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर में से वो ये बनेगा कि आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति किसको माना जाता है? तो प्रश्न आपका ये बनेगा, आपकी आधुनिक हिंदी की जो श्रेष्ठतम काव्य कृति किसको माना जाता है? तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनेगा ये कामायनी का। कामायनी का इसलिए भी बनेगा क्योंकि इसी कामायनी के ऊपर इनको जो एक मंगला प्रसाद पारितोषिक भी दिया गया था। कौन सा अवार्ड मिला था इनको? मंगला प्रसाद का नाम आपको याद कर लेना है, परीक्षा में छपेगा ये। इसके अलावा वो कवि के साथ साथ में गद्यकार भी थे। इन्होंने अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी ने ये नाटक भी लिखे। इसके अलावा इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो आप इसमें नाम देख सकते हैं। उपन्यास, उपन्यास कौन कौन से इनके? जयशंकर प्रसाद जी के जो प्रमुख उपन्यास हैं इसमें नाम याद रखना, कंकाल, तितली और इरावती, ये इनके उपन्यास हैं। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, ये इनके कहानी के संग्रह हैं। इसके अलावा ये छायावादी कविता की जो अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम, शैली की लाक्षणिकता, इनकी कविताओं की प्रमुख रुचि है। साहित्य, प्रसाद जी का जो साहित्य वो जीवन की कोमलता, मधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। तो ये भी लाइनें आपके यहाँ से क्वेश्चन सेम टू सेम, लाइन टू लाइन आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। फिर आपके प्रश्न बनेगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आपकी एक कविता, इनका नाम पूछ सकते हैं कि प्रेमचंद जी ने कौन सी जो पत्रिका इसका संपादन किया था, ठीक है। तो प्रेमचंद जी ने प्रेमचंद के जो संपादन में हंस पत्रिका थी। हंस पत्रिका एक आत्मकथ्य विशेषांक निकालना तय हुआ और प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वह भी आत्मकथ्य लिखें। तो प्रसाद जी इससे जो सहमत नहीं थे, तो इसी असहमति के तर्क से जो कविता उत्पन्न हुई, इस कविता का नाम क्या है? आत्मकथ्य कविता है। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथ्य विशेषांक के साथ में ये प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ और अभाव पक्ष का मार्मिक अभिव्यक्ति की है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर और नवीन शब्दों का और बिंबों का प्रयोग किया है। तो ये एक महत्वपूर्ण कविता है जयशंकर प्रसाद जी की, जिसमें इन्होंने छायावादी शैली का प्रयोग किया है। और ये कहाँ पे छपी थी? तो प्रेमचंद के संपादन में जो हंस पत्रिका निकलती थी इसमें ये छपी थी। तो ये आपको याद रखना है। आत्मकथ्य कविता के लेखक कवि कौन है? तो ये है अपने जयशंकर प्रसाद जी, जो कि छायावादी कवि है। किताब के प्रश्नों की बात करें तो आपके ये है कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको इसमें जो आत्मकथ्य जो कविता है उसकी काव्य विशेष भाषा की विशेषता का उदाहरण सहित आपको वर्णन करना है। शब्द अर्थ की बात करें तो एक इसमें आपको याद रखना है मधुप का। मधुप का मतलब क्या होता है? मन रूपी भंवरा। भंवरा जो होता है, भंवरा होता है, उसको मधुप कहा जाता है। और एक आपको ये जो पंथा है, पंथा जो होता है वो क्या होता है? रास्ता या फिर राह होता है, इसको पंथा कहते हैं। और पंथी जो होता है वो राहगीर को कहते हैं। किसको कहते हैं? राहगीर, रास्ते पर चलने वाले को पंथी कहा जाता है। और एक कंथक भी आपको याद रखना है। कंथक का मतलब होता है अंतर्मन्य, इसको गूदड़ी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको गूदड़ी भी कहा जाता है। ये कंथा का शब्द आपको अर्थ याद रखना है। फिर आपके प्रश्न ये आ सकता है कि हिंदी की पहली आत्मकथा किसको माना जाता है? तो हिंदी की जो पहली आत्मकथा है वो बनारसी दास जैन के द्वारा जो अर्ध कथानक जो शब्द है इसको आपको याद रखना है, ठीक है। जो माता का अंचल वाला पिछली बार आया था ये, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये हिंदी की पहली आत्मकथा का प्रश्न आपके आ सकता है। ये बनारसी दास जैन कृत अर्ध कथानक इसका उत्तर रहेगा। इसके अलावा हंस पत्रिका के बारे में पूछे तो हंस एक साहित्यिक मासिक पत्रिका है जिसका संपादन है जो प्रेमचंद ने 1930 से 1937 में किया था। और फिर बाद में ये वापस शुरू की थी 1986 में। और बाद में इसके जो संपादक रहे थे वो राजेंद्र यादव रहे थे। अगला जो चैप्टर है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। और इनकी दो कविता इसमें आपकी दे रखी है। एक तो उत्साह कविता दे रखी है, एक तो उत्साह कविता है। और दूसरी जो कविता है वो अट नहीं रही।
दोनों कविताओं के आपके जो लेखक कवि हैं इनका नाम आपको पूछा जा सकता है। तो उत्साह कविता के जो कवि है वो ये कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। कवि परिचय में भी आपके आ सकता है, तो उसको भी देख लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो जन्म है वो बंगाल के महिषादल में हुआ था और वे मूलतः जो गढ़कोला जो उन्नाव जिला है उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला जी का जो औपचारिक शिक्षा है वो 9वीं तक महिषादल में ही हुई थी और बाद में फिर उन्होंने खुद जो स्वाध्याय करके सेल्फ स्टडी करके संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया था। वे खुद संगीत और दर्शन शास्त्र के गहरे अध्येता थे। आपसे प्रश्न ये बनेगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं इनके ऊपर किनकी विचारधारा का विशेष प्रभाव पड़ा था? तो रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी का जो विचारधारा है उनका विशेष प्रभाव इनके ऊपर पड़ा था। तो ये भी आपको अच्छे से थोड़ा सा याद रखना। इनकी प्रमुख जो कविताएं वगैरह हैं, इनका निधन जो होता है 1961 में होता है और इनकी काव्य कृतियाँ को नाम आपको याद कर लेना है। अनामिका काव्य रचना कौन कौन सी है? अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते हैं। ठीक है, ये इनकी कविता आपको याद रखना है। इसके अलावा उपन्यास, कहानी भी इन्होंने खूब लिखे थे और इनकी जो संपूर्ण साहित्य प्रकाशन है, जितनी भी रचना इन्होंने की वो सभी जो साहित्य प्रकाशित हुआ था वो निराला रचनावली के 8 खंडों में हुआ था। ये भी लाइन आपको याद करनी है। निराला रचनावली इनका साहित्य प्रकाशित हुआ था और ये कितने खंडों में हुआ था? 8 खंडों में हुआ था। फिर आपके इसमें प्रश्न आ सकता है कि छायावादी रचनाकारों में सबसे पहले जो मुक्त छंद का प्रयोग किसने किया था? तो छायावादी जो रचनाकार हैं इनमें इन्होंने जो सबसे पहले जो मुक्त छंद का प्रयोग किया था वो निराला जी ने ही किया था। और शोषित वर्ग, उपेक्षित, पीड़ित, प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता यहाँ पर गहरी सहानुभूति का जो भाव है वो भी देखने को मिलता है। फिर आपके इस चैप्टर में से ये जो आपकी दे रखा उत्साह कविता और अट नहीं रही कविता वाला, तो इसमें आपके बनेगा कि उत्साह कविता कैसा गीत है? तो उत्साह कविता एक प्रकार का आह्वान गीत है जो किससे संबंधित है? बादलों से संबंधित है। ठीक है, ये बादलों से संबंधित है और बादल निराला का एक प्रिय विषय है। ठीक है, प्रश्न ये भी आ सकता है कि निराला जी का जो प्रिय विषय है वो कौन सा है? तो आपको उत्तर करना है बादल। इसमें कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ बादल नई कल्पना, नए अंकुर लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति की चेतना करने वाला बताया गया है। तो बादल को कैसा बताया गया है? क्रांति की चेतना का संभव करने वाला, विध्वंस करने वाला, विप्लव करने वाला बताया गया है। तो सामाजिक कविता में कल्पित, ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। निराला जी की जो कविता है इसमें ललित कल्पना भी है और क्रांति की चेतना भी है। और सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। दूसरी कविता है अट नहीं रही। इस कविता में फागुन की मादकता का वर्णन किया गया है। ये आपको लाइन याद करनी है कि अट नहीं रही कविता में किसका वर्णन है? तो फागुन की मादकता का वर्णन किया गया है। कवि इसमें जो फागुन की सर्वव्यापी सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ जो फागुन की सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है और सुंदर शब्दों के चयन और लय के द्वारा कविता को फागुन की ही तरह सुंदर और ललित बना दिया है। इस पाठ के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसमें आपके ये है, आपके दूसरा प्रश्न एक तो कि कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा है, तो आपको ये बताना है। और दूसरा प्रश्न आपका ये है कि ये अगला प्रश्न ये है कि कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। ये दो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इनको अच्छे से। दूसरी फिर आपकी कविता है अट नहीं रही, तो इसमें आपके ये बताना है कि दूसरा प्रश्न ये, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही थी। तो एक तो आपका दूसरा प्रश्न अच्छे से याद कर लेना है। और इसके अलावा आपके ये चौथा प्रश्न आपकी कि फागुन में ऐसा क्या है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है। तो ये दो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो आपके नागार्जुन वाला, जिनकी दो कविताएं आपकी दे रखी है, एक दंतुरित मुस्कान वाली और दूसरी आपके फसल वाली। तो इस पार्ट से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, एक तो नागार्जुन जी का पिछली बार जो प्रश्न आया था वो ये आया था कि नागार्जुन जी का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था। तो इसका ऑप्शन में बिहार दे रखा था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार है। लेकिन आपको सभी कवियों का जो जन्म है वो आपको याद रखना है, एक प्रश्न आपके फिक्स पूछा जाएगा। तो नागार्जुन जी का जो जन्म है वो बिहार में होता है और दरभंगा जिले के सतलखा गाँव में इनका जन्म होता है 1911 में। और एक इनके बचपन का नाम पूछ सकते हैं, मूल नाम पूछ सकते हैं। तो नागार्जुन जी का जो मूल नाम था वो वैद्यनाथ मिश्र था। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न ये कि वो ये बनेगा कि नागार्जुन जी ने कौन से धर्म में दीक्षित हुए थे। तो ये बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे। और श्रीलंका कब गए थे? तो 1936 में गए थे। और 2 साल के प्रवास के बाद में 1938 में अपने देश में लौटते हैं। और ये गुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन अनेक बार जो भारत की यात्राएं की थी और उनका जो 1998 में देहांत हो जाता है। प्रमुख काव्य कृतियों की बात करें तो युगधारा है, सतरंगी पंखों वाली है, हजार बाहों वाली है, तुमने कहा था, पुरानी जुतियों का कोरस,
आखिर ऐसा क्यों कह दिया गया, और ये सभी जो इसके प्रमुख जो इनकी रचनाएं हैं। बात कर लेते हैं मैं मिलिट्री का बुढ़ा घोड़ा, तो ये भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा इनकी जो कविताओं का जो उपन्यास और अन्य गद्यविधाओं में भी लेखन किया था, इनका जो संपूर्ण कृतित्व है वो नागार्जुन रचनावली की 7 खंडों में विभक्त है। तो ये भी आपको याद रखना है, नागार्जुन रचनावली 7 खंडों में विभक्त हैं और इनको साहित्य योगदान के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया, जिसमें आपके हिंदी अकादमी का जो पुरस्कार है, इसके अलावा दिल्ली का शिखर सम्मान है, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार है, बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार है, और मैथिली भाषा इनको जो बहुत ही मातृभाषा थी ये, ठीक है, तो मैथिली भाषा में कविता के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि कौन सी भाषा में कविता के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, या फिर मैथिली भाषा में कविता के लिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला। तो मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार मैथिली भाषा के लिए दिया गया था। राजनीतिक सक्रियता के कारण उनको अनेक बार जेल भी जाना पड़ा, और हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन ने बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी, और मातृभाषा मैथिली में वो अपनी यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। तो ये यात्री नाम भी आपको याद रखना है कि इनकी मातृभाषा कौन सी थी नागार्जुन जी की, तो मैथिली भाषा थी, और वे यात्री नाम से कविताएं लिखा करते थे। इसके अलावा फैक्ट पर आधारित क्वेश्चन आपका ये बनता है कि नागार्जुन जी को आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। और फिर आपकी जो कविता आ जाती है, तो नागार्जुन जी ने छंद में काव्य रचना और मुक्त छंद में भी रचनाएं की है। फिर आपकी कविता जो दे रखी है वो दंतुरित मुस्कान वाली, तो ये दंतुरित मुस्कान जो कविता है वो किस पर आधारित है, तो इस कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान है, उसको देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं उसको कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। और दूसरी जो कविता है वो आपकी फसल शब्द हैं। तो फसल जो कविता है वो फसल शब्द सुनते ही खेतों की लहल आती, फसल आंखों के सामने आ जाती है। और परंतु फसल है क्या, उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान रहता है, उसे बताया है नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में। कविता यह रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सर्जन संभव है। बोलचाल की भाषा की गति लय कविता की प्रभावशाली बनाती है। तो ये कहना न होगा कि यह कविता में उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति की ओर निकट ले जाती हैं। फिर आपके पाठ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। ये है कि एक तो कवि बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये इसका बताना है। तीसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है कि कवि ने बच्चे की मुस्कान की सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। फिर आपकी आती है फसल कविता। तो फसल कविता में आपके जो प्रश्न है वो इस प्रकार से हैं। फसल कविता में ये बताया गया है कि फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है, आवश्यक तत्व कौन कौन से इनका वर्णन करना है। और दूसरा प्रश्न ये है आपके अगला कि फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि ने क्या व्यक्त करना चाहता है, इसका वर्णन आपको करना है। नेक्स्ट जो आपकी कविता है वो आपके संगतकार वाली कविता है, जिसका लेखन जो किया गया था संगतकार वाले का, ये जो मंगलेश डबराल है इनके द्वारा किया गया था। मंगलेश डबराल जी हैं, इनके जो जन्म है वो 1948 में टिहरी गढ़वाल जो उत्तराखंड में पड़ता है, इसके काफलापानी गांव में हुआ था। और काफलपानी गांव में इनका जन्म होता है, और इन्होंने अपनी जो शिक्षा दीक्षा है वो देहरादून में प्राप्त की थी। अब ये शिक्षा दीक्षा याद रखनी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पिछली बार जो मनु भंडारी का जो पूछा गया था कि उन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, तो अजमेर इसका उत्तर हाँ था। तो आपको भी ये इनकी शिक्षा दीक्षा भी याद रखनी है। तो डबराल जी की जो शिक्षा दीक्षा है वो देहरादून में हुई थी, और इन्होंने दिल्ली आकर हिंदी पेटेट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वो भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्वाग्रह में सहायक संपादक हो गए थे। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित होने वाले जो अमृत प्रभात हैं उन्होंने भी इन्होंने नौकरी की थी। और 1983 में एक अखबार आता था जनसत्ता, तो उनका जो साहित्यिक जो संपादक का पद है उन्होंने संभाला था। कुछ समय इन्होंने सारा समय में संपादन का कार्य किया था, और बाद में वो नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े रहे, और इनका जो निधन हो गया था 2020 में, अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई थी, 4-5 साल हुए अभी तो 2020 में इनका निधन हो गया था। इनकी जो डबराल जी की जो 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए थे, एक तो पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, ये 4 इनके प्रमुख जो कविता संग्रह वो प्रकाशित हुए थे। इसके अलावा ये साहित्य अकादमी पुरस्कार पहल सम्मान से सम्मानित मंगलेश की ख्याति अनुवादक के रूप में भी थी, और इन्होंने मंगलेश की कविताओं में भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी, पोल्स्की, बल्गारी आदि भाषाओं में भी अनुवाद हो चुके हैं। तो ये एक प्रमुख है जो इनकी रचनाओं के नाम आपको चारों याद कर लेने हैं। इनमें से एक क्वेश्चन आपके आए तो लिख लेना इसको।
फिर आपके संगतकार जो कविता हैं इनके माध्यम से क्या बताया गया है, तो संगतकार कविता में गायन ने मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व का विचार करती हैं। दृश्य माध्यम में प्रस्तुतियाँ जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में यह सही है। और हम समाज और इतिहास में ऐसे भी अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं जहाँ नायक की सफलता में अनेक लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। कविता हमें यह संवेदनशीलता विकसित करते हैं कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है। उनका सामने न आना उनकी कमज़ोरी नहीं है बल्कि मानवीयता है। और संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता की दृष्टांतता इस कविता को और ऐसी गति देती है मानो हम इसे अपने सामने घटित होता देख रहे हैं। तो ये संगतकार जो कविता है उसमें जो गायक का जो साथ देने वाले जो भूमिका में होते हैं उनके बारे में ये कविता कही गई है। पाठ के प्रश्न की बात करें तो ये है कि संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार अभिव्यक्तियों की संकेत करना चाह रहा है। एक तो ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और एक प्रश्न ये आपका तीसरा, संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। पहला और तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर देख लेते हैं सरगम और सप्तक क्या होता है। तो सरगम जो होता है वो संगीत के 7 स्वर तय किए गए हैं और ये नाम आपके दे रखे हैं, षड्ज, समय, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, देवत, निषाद। इन्हीं का पहला अक्षर से सारे गम प धनी नाम कहा जाता है। सप्तक का मतलब क्या होता है, 7 का समूह, 7 शुद्ध स्वर होते हैं इसलिए इनके नाम सप्तक पड़े हैं। और इनका बस यही है कि 7 का समूह जो सप्तक कहलाता है, ये इसमें इम्पोर्टेंट है। फिर आपके चैप्टर आता है नेताजी का चश्मा, जो कि स्वयं प्रकाश जी के द्वारा ये दे रखा है आपके ये। तो स्वयं प्रकाश जी का कवि परिचय पूछे तो आपको इस प्रकार से बताना है। लेखक परिचय, स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। ये इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले। स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्योंकि ये मनु भंडारी, इनका जन्म बानगढ़ जो मंदसौर मध्य प्रदेश में होता है, लेकिन इनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो राजस्थान में हुई थी, अजमेर में। इसी प्रकार से स्वयं प्रकाश जी का जो जन्म है वो एमपी इंदौर में होता है, लेकिन इनका जो नौकरी और इनका जो बचपन है वो अधिकांश कहाँ पे हिस्सा बीता था, वो राजस्थान में बीता था। और ये वसुधा पत्रिका के संपादक से भी जुड़े रहे थे। इंपॉर्टेंट है, ये पत्रिका का नाम आपको याद रखना है। स्वयं प्रकाश का जो संबंध है वो वसुधा पत्रिका से रहा है। इनके जो कहानी संग्रह है वो 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। ये 13 कहानी संग्रह इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संतान, ठीक है, संदान उल्लेखनीय। इस उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। ये इनके प्रमुख उपन्यास है, बीच के में विनय और ईंधन। इसके अलावा इनको जो पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको पुरस्कृत किया गया। और 2019 में इनका निधन हो गया था। हाल ही में 2005 साल में इनका निधन हुए, 2019 में इनकी डेथ हुई थी। तो इसमें क्या बताया गया है कि चारों ओर से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता है, देश बनता है उनमें रहने वाले सभी नागरिकों से, नदियों से, पहाड़ों से, वनस्पति से, पशु पक्षियों से। और इन सब में प्रेम करने और उनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति है। तो देशभक्ति की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है कि अपने देश में प्रेम करने और इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम क्या है, तो देशभक्ति है। आपकी ये नेताजी का जो चश्मा ये क्या है, कहानी है। आपसे पूछा जा सकता है कि नेताजी का चश्मा किस विधा में है, तो ये कहानी विधा में है। और इसमें कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो कि देश के निर्माण में अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह भी कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। पाठ के प्रश्नों की बात करें तो पहला प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसका जो अगला प्रश्न आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 5वां प्रश्न है ये कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखनी है। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो आपका बाल गोविंद भगत वाला है, रामवृक्ष बेनीपुरी जी का। और बाल गोविंद बेनीपुरी जी, इनका जो जन्म है वो बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में हुआ था, बेनीपुर गांव में। 1899 में इनका जन्म होता है। और माता पिता का निधन बचपन में हो जाने के कारण जीवन का आरंभिक वर्ष अभाव और कठिनाइयों में बीता था। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद में वो 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के साथ जुड़ गए थे। कई बार जेल भी गए और फिर उनका जो देहांत है 1968 में हो जाता है। 15 वर्ष की अवस्था में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कितने वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की पत्र पत्रिकाएँ रचनाएँ छपने लगी, तो 15 वर्ष आपको उम्र याद रखनी है। पत्रकार भी थे, अनेक दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिसमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी, नई धारा उल्लेखनीय है।
इनके अलावा बात करें तो इनका जो पूरा साहित्य है वो बेनीपुरी रचनावली में 8 खंडों में विभक्त है। तो ये भी नाम आपको याद कर लेना है। ठीक है, नागार्जुन जी का नागार्जुन रचनावली जो 7 भागों में खंड विभक्त है, ये अपनी बेनीपुर रचनावली 8 भागों में खंडित है। इनकी रचना यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव है। पतितों के देश में एक उपन्यास है इनका। चिता के फूल एक कहानी है। अम्रपाली नाटक है। माटी की मूर्ति रेखा चित्र हैं। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत है। और जंजीरें और दीवारें संस्मरण है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा विशिष्ट शैली के होने के कारण इनको कलम का जादूगर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये कि कलम का जादूगर किसको कहा जाता है। तो कलम का जो जादूगर है वो किसको कहा जाता है? कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी जी को कहा जाता है। फिर आपके ये क्वेश्चन आएगा कि बाल गोविंद भगत का जो ये है कि क्या है, तो एक प्रकार का रेखा चित्र। ये क्वेश्चन लास्ट बार आया था। तो बाल गोविंद भगत एक प्रकार का क्या है? रेखा चित्र है। इसके माध्यम से लेखक एक ऐसे विलक्षण चित्र का उद्घाटन करता है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति, सामूहिक चेतना का प्रतीक है। और वेशभूषा और बाह्य अनुष्ठानों में कोई सन्यासी नहीं होता है। संन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। और इस पाठ में सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार किया गया है। और इस रेखा चित्र में क्या है? एक रेखा चित्र है। इसकी विशेषता यह है कि ये बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी भी देखने को मिलती है। पाठ के प्रश्नों की बात करें तो ये आपका दूसरा प्रश्न है कि भगत जी पुत्रवधू को अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहते थे, इसका आपको वर्णन करना है। और अगला जो प्रश्न ये है कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी, इसका आपको वर्णन करना है। ठीक है, 5वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और एक तीसरा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार से व्यक्त की, उसका भी वर्णन आप कर सकते हैं। फिर आपके अगला जो पार्ट है उसका नाम है आपकी लखनवी अंदाज, जिसके लेखक कौन है? यशपाल जी। और आपको यशपाल जी का जीवन परिचय भी पूछा जा सकता है, तो आपको इनको भी याद कर लेना है। यशपाल जी के जीवन परिचय की बात करें तो इनका जो जन्म है वो 1903 में पंजाब का जो फिरोजपुर है उस फिरोजपुर छावनी में हुआ था। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कांगड़ा में प्राप्त की थी इन्होंने। और उसके बाद में इन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में BA किया था। उसके वहाँ पर जो इनका परिचय जो होता है वो किसके साथ में होता है? भगत सिंह और सुखदेव के साथ में होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, आपके प्रश्न पूछा जाएगा ये कि यशपाल जी का जो परिचय है वो किन से हुआ था, तो इनका जो परिचय है वो भगत सिंह और सुखदेव जी से हुआ था। स्वाधीनता संग्राम की जो क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे कई बार जेल भी गए। और 1976 में इनका जो देहांत है वो हो जाता है। बात करें इनके जो एक तो लास्ट ईयर जो इनका पूछा था प्रश्न, इनका जो उपन्यास है उनका नाम पूछा था कि इनका उपन्यास का नाम क्या है। तो झूठा सच जो है इनके उपन्यास का नाम है, आपको याद रखना है। क्या है इनका उपन्यास? झूठा सच। जो भारत के जो विभाजन हुआ था 1947 में, जब भारत का जो बंटवारा हुआ था, तो बंटवारे की जो मार्मिक उसमें वो उल्लेख इस झूठा उपन्यास में किया गया है। तो यशपाल जी की रचनाओं में आम आदमी को सरोकारों को उपस्थिति है और ये यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार है। अब आपसे प्रश्न ये बन सकता है कि यशपाल जी जो है वो किस प्रकार के रचनाकार थे, तो ये यथार्थवादी शैली के रचनाकार थे। ठीक है, अगर आपकी लाइन है ये कि सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर है। इनकी कहानी संग्रह की बात करें तो इसमें आपके ज्ञानदान है, तर्क का तूफान है, पिंजड़े का उड़ान है, वाह दुलिया है, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। इनका जो उपन्यास है, जो फेमस उपन्यास है, उनका नाम है आपके झूठा सच। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी परीक्षा में आया था ये। झूठा उपन्यास इनका एक उपन्यास है जो कि भारत के विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, मेरी तेरी उसकी बात, ये इनके प्रमुख और उपन्यास है। लेकिन फेमस उपन्यास इनका कौन सा है? झूठा सच है, जो कि भारत के विभाजन से संबंधित है। यहाँ पर ये जो लिखा गए हैं में ये लखनवी अंदाज, ये एक प्रकार का व्यंग्य है। क्या है ये? क्या कौन सी विधा है ये एक प्रकार का व्यंग्य है। प्रश्न आपके आएगा कि लखनवी अंदाज किस प्रकार का पाठ है, तो ये व्यंग्य शैली में लिखा गया एक पाठ है। तो यूँ तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य ये साबित करने के लिए लिखा है कि बिना तथ्य में कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर हैं और बनावटी जीवन से लिख के आदी हैं। कहना न होगा कि आज के समय में ऐसे परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। इस प्रश्न की बात करें इस पाठ के, तो इस पाठ के जो प्रश्न हैं वो ये है कि सबसे पहले तो इसमें सबसे पहले ये होगा कि नवाब साहब ने बहुत यत्न से जो खीरा काटा और नमक मिर्च बुरका अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। इन्होंने ऐसा क्यों किया होगा?
उनका ऐसा करने से कैसे स्वभाव को, उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है, आपको वर्णन करना है। फिर आपके नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है आपके एक कहानी यह भी। एक कहानी यह भी, तो एक कहानी यह भी, जो इसकी जो लेखिका है, इस लेखिका का नाम क्या है, मनु भंडारी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी आपके। और मनु भंडारी का क्वेश्चन लास्ट बार भी आया था कि मनु भंडारी ने जो अपनी शिक्षा है वो कहाँ से प्राप्त की थी। तो मनु भंडारी का जो जन्म है वो कहाँ पे होता है, 1931 में होता है। और कहाँ होता है, इनके गांव का नाम है भानपुरा, जो कि मध्य प्रदेश का एक जिला आता है, मंदसौर जिला, उसमें इनका जन्म होता है। परंतु उनकी जो इंटर तक की शिक्षा दीक्षा है, इंटर तक की शिक्षा दीक्षा हुई और राजस्थान के अजमेर शहर में, ठीक है। जन्म जरूर वहाँ पे हुआ, लेकिन इनकी जो इंटर तक की जो शिक्षा है वो कहाँ पे होती है, राजस्थान के अजमेर ज़िले में इनकी जो शिक्षा वहाँ पे होती है। बाद में इन्होंने हिंदी में एमए किया था और हिंदी का जो मिरिंडा हाउस कॉलेज है वहाँ पर अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्त किया। और 2021 में इनका जो देहांत हो गया था, यानी कि अभी हाल ही में ही इनका जो देहांत हुआ है, 2021 में इनकी जो डेथ हुई थी। स्वतंत्रोत्तर हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर है मनु भंडारी। इनकी प्रमुख रचनाएं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, ये सभी इनके कहानी संग्रह है, ठीक है। और आपका बंटी महाभोज, ये इनका उपन्यास है। आपका बंटी और महाभोज क्या है, ये इनका एक उपन्यास है। इनके अलावा इन्होंने फिल्म, टेलीविज़न, धारावाहिक की जो पटकथाएँ थी वो भी लिखी थी कई सारी। फिर बात करें हाल ही में इन्होंने एक कहानी यह भी नाम की जो एक आत्मकथ्य, उसका प्रकाशन भी किया था, ठीक है। तो ये एक कहानी यह भी नाम से आत्मकथ्य का प्रकाशन किया था। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित अनेक पुरस्कार इनको मिले थे। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से पुरस्कार इनको शामिल हैं। कई सारे पुरस्कार इनको मिले हैं। मनु भंडारी की कहानियों या फिर उपन्यास में उनकी भाषा और शिल्प की सादगी का प्रामाणिक अनुभूति मिलती हैं। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती हैं। फिर आप क्या आता है ये वाला कि मनु भंडारी का जो लिखा हुआ है ये एक कहानी यह भी। इसमें सबसे पहले तो हम ये जान लें कि मनु भंडारी ने पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है। अपने आत्मकथ्य में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं का बारे में लिखा है जो उनके लेखकीय जीवन से जुड़े थे। संकलित अंश में मनु भंडारी के जो किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ साथ उनके पिताजी और उनके कॉलेज की जो अध्यापिका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका नाम आपको याद कर लेना है। इनका जो शीला अग्रवाल जी जो है, इनका नाम आपको याद कर लेना है। इनकी कॉलेज की प्रोफेसर थी, ये प्राध्यापिका थी। इनका जो व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर कर सामने आए हैं। उनके साहित्यिक योगदान में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। साहित्यिक लेखन में जो मनु भंडारी जी है, इनमें इनका जो शीला अग्रवाल जी है, इनका महत्वपूर्ण योगदान है। आगे चलकर इन्होंने लेखकीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। ये वो व्यक्तित्व हैं शीला अग्रवाल जिन्होंने उनके लेखकीय व्यक्तित्व में इनकी भूमिका निभाई थी। लेखिका ने बहुत खूबसूरती के साथ से साधारण लड़की से असाधारण बनने की प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया। और 46-47 की जो आज़ादी की आंधी ने मनु जी को जो अछूता नहीं छोड़ा था। छोटे से शहर की युवा होती लड़की आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह से भागीदार की थी, उसका उत्साह, ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता है। पाठ के प्रश्नों की बात करें तो पहला प्रश्न आपका इसमें इंपॉर्टेंट है कि लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस किस रूप में प्रभाव पड़ा था, ये आपको बताना है। इसके अलावा इस पाठ में आपको एक जो प्रश्न है ये है कि इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई घर को बटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया, इसका आपको वर्णन करना है, ठीक है। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको आप जो अच्छी प्रकार से याद रखें, आपके परीक्षा में आने की पूरी इसकी संभावना है। लेखिका को अपने पिता की वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखना है। फिर आपके लिए एक शब्द है इसमें आपके महाभोज। तो महाभोज क्या है, महाभोज मनु भंडारी का चर्चित उपन्यास है। क्या है, मनु भंडारी का चर्चित उपन्यास है महाभोज, और दास साहब इसके प्रमुख पात्र हैं। इसके अलावा राजेंद्र की बात करें तो राजेंद्र यहाँ पर जो हिंदी के प्रमुख जो कथाकार है, हंस पत्रिका के जो संपादक है, राजेंद्र यादव के बारे में कहा गया है, जिनकी हम पिछले वीडियो जो पार्ट में चर्चा कर चुके हैं। फिर आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है आपके नौबत खाने में इबादत। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है नौबत खाने में इबादत। यतीन्द्र मिश्र इनके जो लेखक है, और यतीन्द्र मिश्र का जीवन परिचय भी देख लेते हैं। यतीन्द्र मिश्र जी का जो जन्म है वो 1977 में अयोध्या जो उत्तर प्रदेश में हुआ था, और इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से हिंदी में एमए किया था। आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ जो अर्धवार्षिक जो एक पत्रिका आती है, साहित्य पत्रिका,
ये साहित्य पत्रिका का ये संपादन कर रहे हैं। ठीक है, इस पत्रिका का नाम आपको याद रखना है, साहित्य पत्रिका। और सन 1999 में साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए इनको एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का जो संचालन भी ये कर रहे हैं। तो इस फाउंडेशन का नाम भी आपको याद रखना है कि यतीन्द्र मिश्र जो है कौन सा फाउंडेशन का संचालन कर रहे हैं, तो ये विमला देवी फाउंडेशन का संचालन कर रहे हैं। बात कर लेते हैं यतीन्द्र मिश्र का जो काव्य संग्रह है वो कितने काव्य संग्रह हैं, तो इसमें आपके अब तक इनके 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। कितने काव्य संग्रह? 3। यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप, ये 3 इनके प्रमुख है जो काव्य संग्रह हैं। इसके अलावा शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक है, गिरिजा। ठीक है, ये एक किताब है जो गिरिजा देवी के ऊपर लिखी गई थी। तो यतीन्द्र मिश्र का जो नाम है वो गिरिजा के साथ में भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आप ये प्रश्न ये बनता है कि रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विज देव की ग्रंथावली का सहसंपादन भी इन्होंने किया था। आपसे पूछे कि रीतिकाल के अंतिम कवि कौन है, तो याद रखना क्या नाम है इनका, द्विज देव इनका नाम है। इन्होंने एक किताब लिखी थी ग्रंथावली जो कि 2000 में संपादित हुई थी, सहसंपादन ही किया था इन्होंने यतीन्द्र मिश्र जी ने। कुंवर नारायण पर केंद्रित 2 किताबों के अलावा स्पीक मेके के लिए इन्होंने विरासत 2001 कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर जो केंद्रित एक थाती का जो संपादन भी इन्होंने किया था। युवा रचनाकार यतीन्द्र मिश्र को भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत समृद्धि कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि कई पुरस्कार इनको प्राप्त हुए थे। कविता, संगीत और अन्य ललित कलाओं के साथ साथ समाज और संस्कृति के विविध क्षेत्रों में भी इनकी जो रुचि गहरी रुचि थी। फिर आपके ये आता है व्यक्ति चित्र। ये आपसे पूछे कि नौबत खाने में जो इबादत जो पाठ है वो क्या है। आपके प्रश्न एक तो ऐसा फिक्स पूछेगा कि ये पाठ किस विधा में लिखा गया है। तो नौबत खाने में इबादत जो पाठ है वो आपके प्रसिद्ध शहनाई वादक के उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इनकी जीवन शैली पर आधारित है। ये तो रोचक शैली में लिखा गया एक व्यक्ति चित्र है। क्या है ये? एक व्यक्ति चित्र है। यतीन्द्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खां का परिचय तो दिया ही, साथ ही उनकी रुचियों, उनके अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना और लगन की संवेदनशील भाषा में को भी व्यक्त किया है। उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि संगीत एक आराधना है। प्रश्न ये भी आ सकता है कि किसे एक आराधना कहा गया है, तो संगीत को एक आराधना कहा गया है, या आराधना या संगीत क्या है, तो संगीत एक आराधना है। इसका विधि विधान है, इसका शास्त्र है, इसका शास्त्र से परिचय आवश्यक है। सिर्फ परिचय ही नहीं, उसका अभ्यास भी ज़रूरी है, और अभ्यास के लिए गुरु शिष्य परंपरा ज़रूरी है, पूरी तन्मयता ज़रूरी है, धैर्य ज़रूरी है, मंथन ज़रूरी है, लगन धैर्य बिस्मिल्लाह खां में रहा है, और तभी 80 वर्ष की उम्र में जो उनकी साधना चलती रही। यतीन्द्र मिश्र संगीत की शास्त्रीय परंपरा के गहरे जानकार हैं, और इस पाठ में उनकी कई अनगुंजे हैं जो पाठ को बार बार जो पढ़ने के लिए आमंत्रित करती हैं। भाषा सहज, प्रवाहमयी, प्रसंगों और संदर्भों से भरी हुई है। तो आपसे प्रश्न ये बनेगा इस पूरे चैप्टर का एक तो इसके जो इबादत नौबत खाने में इबादत है ये किस पर आधारित है, ये पूछा जा सकता है। तो इनका जो केंद्रीय पात्र है वो कौन है? प्रसिद्ध शहनाई वादक के उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो एक तो इनका नाम याद करना है। शहनाई कैसा वाद्य यंत्र? तो शहनाई एक प्रकार का जो सुशीर वाद्य यंत्र है। सुशीर में क्या होता है? इसको फूंक देकर बजाया जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का सुशीर वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और नौबत खाने में इबादत ये जो पाठ है आपके एक व्यक्ति चित्र है। क्या है? एक व्यक्ति चित्र है। आपसे इस पाठ में से ये पूछा जा सकता है कि ये कब की घटना है। तो ये घटना 1916 से 1922 की है, और काशी की है। पंचगंगा जो घाट है वहाँ पर बालाजी का मंदिर है, और वहाँ पर एक नौबत खाना, और नौबत खाने से एक आवाज़ निकलती है, मंगल ध्वनि। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आपसे पूछे कि अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका गांव का नाम याद रखना है, डुमराव गांव में हुआ था, जो कि एक बिहार का प्रसिद्ध एक संगीत प्रेमी परिवार था। तो ये डुमराव गांव का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक तो डुमराव गांव का जो इतिहास है उसमें कोई स्थान तो नहीं बनता है, लेकिन ऐसा नहीं लगा कभी। ये जरूर है कि शहनाई और डुमराव गांव जो एक दूसरे के बहुत ही उपयोगी है। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग करते हैं, और रीड अंदर से पोली होती है, और जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है, अंदर फूंक दिया जाता है। और रीड नरकट या नरकट से बनाई जाती है। नरकट क्या है? नरकट एक प्रकार की जो घास है। आपके प्रश्न आ सकते हैं कि नरकट क्या है। प्रश्न ये आ सकता है कि नरकट क्या है। ठीक है, नरकट क्या है? तो नरकट क्या है? नरकट एक प्रकार का घास है, और यह कहाँ पाई जाती है? तो यह डुमराव गांव में ही मुख्यतः सोन नदी के किनारे पाई जाती हैं। इतनी ही महत्ता है कि इस समय डुमराव की जिसके कारण जो शहनाई जैसा वाद्य यंत्र बजता है, यानी कि शहनाई का जो वाद्य यंत्र है वो इस डुमराव गांव में जो पाई जाने वाली
नरकट घास है, इसके कारण ही बचता है। फिर अमरुद्दीन जो हम सबके प्रिय हैं अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब के हैं, तो ये नाम आपको अच्छे से याद करना है। उनका जो जन्म है वो जन्म स्थान कौन सा है, डुमराव ही है, तो डुमराव का भी नाम आपको याद करना है। आपसे पूछे कि ये शहनाई कैसा वाद्य यंत्र है, तो शहनाई एक सुशीर वाद्य यंत्र में गिना जाता है और ये अरब देशों में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र का होता है। इसके अलावा एक प्रश्न ये भी बनता है इसमें से कि सुशीर वाद्यों का में शाह की उपाधि किसको दिया गया है, तो सुशीर वाद्य यंत्र में जो शाह की उपाधि है वो शहनाई को शाहनाई का उपाधि दी गई है। ठीक है, तो याद रखना इसमें आपके सुशीर वाद्य यंत्रों में शाह की जो उपाधि है वो शहनाई को दिया गया है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश जो कि संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त हैं, इसमें शहनाई, मुरली, बंसी, श्रृंगी और मुसरंग आदि का वर्णन आया है। फिर आपके ये प्रश्न यह आ सकता है कि जैसे उत्तर भारत में शहनाई बजाते हैं वैसे दक्षिण भारत में कौन सा वाद्य यंत्र मंगल वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो दक्षिण भारत में जो मंगल वाद्य बजाया जाता है उसका नाम है नागस्वरम। ये शहनाई की तरह होता है, ये पर्वती की जो मंगल ध्वनि का एक संपूरक होता है। इसके अलावा कांसी को और क्या कहा गया है, तो कांसी में मरण को मंगल माना गया है और कांसी को आनंद कानन के रूप में भी जाना जाता है। ये भी नाम आपको याद रखना है, कांसी को आनंद कानन के नाम से भी जाना जाता है। इनको कौन कौन से अवार्ड मिले थे, तो इनको एक तो भारत रत्न मिला था, ठीक है, इसके अलावा विश्वविद्यालय से मानद उपाधियाँ मिली थी और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है, पद्म भूषण है, विभूषण है। और इसके अलावा जो आपके इनका जो निधन होता है वो डेट आपको याद रखनी, 21 अगस्त 2006 को इनका निधन होता है। फिर आपके पाठ के प्रश्नों की बात करें तो पहला प्रश्न आपके ये कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है, जो शहनाई की दुनिया है उसमें डुमराव गाँव को क्यों याद किया जाता है, इसका वर्णन करना है आपको। अगला प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां को शहनाई के मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है, ये दूसरा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। और एक तीसरा प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है कि सुशीर वाद्यों से क्या अभिप्राय है, शहनाई को सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी। आपसे कोई पूछे कि नौबत खाना क्या होता है, तो नौबत खाना जो होता है वो एक प्रवेश द्वार के ऊपर जो मंगल ध्वनि बजाने का जो स्थान होता है उसको नौबत खाना कहते हैं। श्रृंगी क्या होता है, तो श्रृंगी एक प्रकार का एक सिंह से बना हुआ वाद्य यंत्र है और मूर्छंग भी एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। और फिर आपके इसमें ऊहापोह का अर्थ पूछ ले तो ऊहापोह का मतलब क्या होता है, उलझन या अनिश्चितता। ऊहापोह की स्थिति में मतलब उलझन है, वो निश्चित नहीं है। और एक ड्योढ़ी क्या होती है, तो ड्योढ़ी जो अपनी दहलीज होती हैं, ठीक है, दहलीज उसको ड्योढ़ी कहते हैं। फिर आपके इसमें कुछ वाद्य यंत्रों के नाम दे रखे वो भी देख लेते हैं। हमारे देश में वाद्य यंत्र की 4 प्रमुख श्रेणियाँ हैं। पहला तो ये तत् वितत, इसमें तार वाले वाद्य यंत्र आते हैं, जैसे वीणा है, सितार है, सारंगी है, सरोद है, ये तार वाले तत्व हो जाएंगे। सुशीर फूंक मार कर बजाए जाते हैं, जैसे बांसुरी है, शहनाई है, नागस्वरम है, बीन है, ठीक है, ये सभी आपके फूंक मार कर बजाए जाते हैं। बांकिया है, गन वाद्य यंत्र आघात लगाकर बजाए जाते हैं और ये धातु के बने होते हैं, जैसे झांझ है, मजीरा है, घुंघरू है, ठीक है, ये सभी गन वाद्य यंत्र हैं। फिर बात कर लेते हैं अवनद्य वाद्य यंत्र की, तो अवनद्य वाद्य यंत्र जो होते हैं वो चमड़े से मढ़े होते हैं और तबला है, ढोलक है, मृदंग है, ये सभी इसके उदाहरण हैं। फिर आपके अगला जो पार्ट आता है इसका नाम आपके संस्कृति वाला पार्ट है, जो कि बदत आनंद कोत्सलायन के द्वारा लिखा गया पार्ट है, ठीक है। तो देख लेते हैं ये भी क्या है। बदंत आनंद कोत्सलायन, इनका जो जन्म है वो तत्कालीन पंजाब के अम्बाला के सोहाना गांव में हुआ था। क्या कहाँ पे हुआ था, इनका जो जन्म है वो सोहाना गांव में हुआ था, अम्बाला पंजाब के, अम्बाला जिला है पंजाब का, वहाँ पर। इनके बचपन का नाम आपको याद करना है, बचपन का नाम क्या था, हर नाम दास था। और लाहौर से इन्होंने नेशनल कॉलेज से BA किया था। हिंदी से भी कोत्सलायन जी बौद्ध भिक्षु थे। कौन थे ये, बौद्ध भिक्षु थे। एक तो ये बौद्ध भिक्षु थे, एक बौद्ध भिक्षु का नाम नागार्जुन के साथ में आया था, कि नागार्जुन जी जो है वो 1948 में ये वहाँ पे जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं ये, वो जाते हैं अपने श्रीलंका और वहाँ पर क्या बन जाते हैं, वो बौद्ध भिक्षु बन जाते हैं। तो बौद्ध दीक्षित हुए थे, एक तो वो और एक अपने ये बदत आनंद कोत्सलायन, ये बौद्ध भिक्षु थे। इन्होंने कई देश विदेश की यात्राएँ की और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए सारा जीवन समर्पित किया था। वे गांधी जी के साथ जो कई अरसे तक जो वर्धा में भी रहते और 1988 में इनका जो देहांत है वो हो जाता है। इनकी कितनी किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, तो बात कर लेते हैं। बदत आनंद कोत्सलायन की जो किताबें हैं वो 20 से अधिक किताबें पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें भिक्षु के पत्र हैं, जब भूल ना सका, आह ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा ना होते, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा आदि प्रमुख हैं। बौद्ध धर्म दर्शन संबंधित मौलिक और अनुदित उनके प्रमुख ग्रंथ हैं, जिनमें जातक कथाओं का अनुवाद विशेष उल्लेखनीय है। बात कर लेते हैं
कि देश विदेश में भ्रमण से बदंत जी को अनुभव व्यापकता प्रदान कर की और सृजनात्मकता को समृद्ध किया। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग और राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा के माध्यम से देश विदेश में हिंदी भाषा का जो प्रचार प्रसार है वो किया था। वे गांधी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से इतने प्रभावित थे, सरल सहज बोलचाल की भाषा में लिखते थे। उनके निबंध, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत काफ़ी चर्चित रहे हैं। फिर आपकी जो लिखा हुआ है संस्कृति, ये क्या है? तो बच्चों याद रखना, संस्कृति जो है वो एक निबंध है। क्या है? एक प्रकार का निबंध है। तो याद कर लेना, संस्कृति एक निबंध है जो हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों को टकराने की जो प्रेरणा देती हैं। इस निबंध में बदंत आनंद कोसलायन जी अनेक उदाहरण देकर ये बताने का प्रयास किया है कि सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं। सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं? दोनों एक ही वस्तु है या अलग अलग है? तो ये बदंत नारायण जो आनंद जी हैं, आनंद कोसलायन जी जो हैं, ये सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि संस्कृति का परिणाम किसे माना जाता है? तो सभ्यता को संस्कृति का परिणाम माना जाता है। और ये कहते हैं कि मानव संस्कृति जो है एक अविभाज्य वस्तु है। प्रश्न आपके यहाँ से बनेगा कि मानव संस्कृति क्या है? तो मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है और उन्हें संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है और दुख भी होता है। उनकी दृष्टि में मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं, वह न तो सभ्यता है और न ही संस्कृति है। मतलब जो मनुष्य के लिए लाभदायक कल्याणकारी नहीं होती है वह न तो सभ्यता है न ही कोई संस्कृति है। फिर पाठ के प्रश्नों की बात करें तो आपका इसमें जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है? इस खोज के पीछे रही प्रेरणा का मुख्य स्रोत क्या रहा होगा, वर्णन करना है। और लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति का सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई, इसका भी आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट फिर आपके अगला प्रश्न है कि किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ था। और एक प्रश्न तीसरा है कि वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है। फिर आपके इसमें कुछ जो समास दे रखा है, इन समास का आपको क्या करना है, विग्रह करना है। समास विग्रह करना है, जैसे गलत सलत, ठीक है। गलत सलत, इसमें आपके गलत और सलत आपके द्वंद्व समास हो जाएगा। आत्मविश्वास, आत्मा का आत्म विनाश, आत्मा का विनाश, तो ये आपके तत्पुरुष समास हो जाएगा। महामानव, महान है जो मानव, ये हो जाएगा आपके कर्मधारय समास। पद दलित, पद से जो दलित हैं अर्थात ये भी कर्मधारय समास हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम। यथोचित, ये आपके कर्मधारय समास हो जाएगा। यथोचित, यथा उचित, तो ये आपके अविभाव समास हो जाएगा। सप्तऋषि, ये 7 ऋषियों का समूह, ये आपके द्विगु समास का उदाहरण है। सुलोचना, ये आपके अविभाव समास का एक उदाहरण हो जाएगा। फिर आपकी अगली किताब है, दूसरी किताब है, ठीक है, कृतिका किताब, जिसमें इसका पहला पार्ट है माता का अंचल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये माता का अंचल। और इसके लेखक का नाम आपसे पूछे तो क्या नाम बताएंगे, शिवपूजन सहाय। माता का अंचल जो पार्ट है वो उसके लेखक कौन है, तो शिवपूजन सहाय, इनका नाम आपको याद रखना है। इस पार्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से एक प्रश्न ये कि यहाँ माता पिता का जो बच्चे के प्रति वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसको अपने शब्दों में व्यक्त करना है। और माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई एक अन्य शीर्षक सुझाना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इस पार्ट में जो बच्चों की दुनिया रची गई है वह बचपन, आपके बचपन की दुनिया से किस तरह से भिन्न है उसका आपको वर्णन करना है। फिर आपके दूसरा चैप्टर आता है कृतिका का, साना साना हाथ जोड़ी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। और इसमें जो इसके लेखक का नाम, आप कवि का जो मधु कांकरिया, इनका नाम आपके पूछा जाता है। तो साना साना हाथ जोड़ी जो पाठ है इसके लेखिका कौन है, ये मधु कांकरिया इनका नाम है। तो ये मधु कांकरिया नाम याद रखना है। एक इसमें आपके गंतोक का अर्थ पूछा जाता है। तो गंतोक का जो अर्थ होता है वो पहाड़ होता है। क्या होता है, गंतोक का अर्थ क्या होता है, पहाड़ होता है। एक वीडियो में मैंने आपको चोटी बता दी थी तो उसके लिए सॉरी। इसका जो सही उत्तर है वो क्या होता है, पहाड़ होता है। गंतोक का अर्थ होता है पहाड़। और प्रश्न आपके ये भी पूछा जाता है गंतोक को लेकर कि मेहनतकश बादशाहों का जो शायर है वो किसको कहा जाता है, तो वो भी गंतोक को ही कहा जाता है, यानी कि गंगटोक को कहा जाता है। फिर आपके एक ये युमथांग वाला भी आ सकता है कि गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। और युमथांग यानी युमथांग का मतलब क्या होता है, घाटियाँ। और बहुत सारे रास्ते, हिमालय, गहन घाटियाँ, फूलों से लदी वादियाँ मिलेगी आपको। तो ये आपको युमथांग का मतलब क्या होता है, घाटियाँ होती हैं। तो युमथांग का मतलब भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि ये लेप्चा और भूटिया क्या है। तो लेप्चा और भूटिया जो है वो सिक्किम की दो स्थानीय जाति हैं जिनके बीच में जो कई सालों से जो झगड़ा चल रहा है। और बाद में जो इनका जो शांति वार्ता का जो शुरुआती स्थल है वो यहीं पे था ये। तो ये दोनों नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, लेप्चा और भूटिया क्या है, तो ये सिक्किम की दो स्थानीय जातियाँ हैं।
एक प्रश्न आपके यहाँ से बनता है ये कि युमथांग पहुँचने के लिए रात भर जो लेखिका को कहाँ पर पड़ाव लेना पड़ा, तो लायुंग में इनको जो एक पड़ाव लेना पड़ा था। ठीक है, तो लायुंग क्या है, तो एक गगनचुंबी जो पहाड़ों के तल में जो सांस लेती है एक नन्ही सी शांत बस्ती है लायुंग। तो लायुंग का भी नाम आपको याद कर लेना है। फिर लायुंग में जो कौन सी नदी बहती है, तो नदी का नाम आपको याद रखना है, तीस्ता नदी वहाँ पे बहती है। नेक्स्ट है फिर आपके फैक्ट आता है कि करुणा का अवतार किसको कहा जाता है, तो बुद्ध को जो करुणा का अवतार कहा जाता है। फिर क्वेश्चन जो बनता है वो यहाँ से बनता है कि गंगटोक नहीं मैडम गंतोक कहिए, इसका असली नाम गंतोक है और गंतोक का मतलब क्या होता है, पहाड़ होता है। तो गंतोक का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, पहाड़ होता है। और पाठ का जो प्रश्न बनेगा वो आपकी ये है कि गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका प्रश्न यही है कि गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का जो शहर है वो क्यों कहा गया है। फिर आपको एक प्रश्न ये देखना है कि जितेंद्र नार्गे एक गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड के बारे में आपको क्या क्या गुण होते हैं गाइड के, वो आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका ये कि देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह से कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए, वर्णन करना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फिर बात कर लेते हैं आपके लेखक परिचय की। तो लेखक परिचय की बात करें तो पहला जो पार्ट है आपका उनका जो लेखक है उनके नाम क्या है, शिवपूजन सहाय। कौन है, शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय जी का जो जन्म है वो 1893 को उनवास गांव भोजपुर बिहार में हुआ था और इनके बचपन का जो नाम था वो क्या था, भोलानाथ था। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि शिवपूजन सहाय को उनके पिताजी क्या कहकर पुकारते थे, तो भोलानाथ कहकर पुकारते थे, जो कि इनके बचपन का भी नाम था। ठीक है, तो इनका बचपन का नाम याद कर लेना। अगला जो प्रश्न आपका ये बनता है कि 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकल नवीस की नौकरी की और बाद में फिर हिंदी के अध्यापक बन गए। असहयोग आंदोलन के प्रभाव में उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और शिवपूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत ही लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। इनकी प्रमुख जो रचनाएं वो इस प्रकार से पत्रिकाएं जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक, ये प्रतिष्ठित जो पत्रिकाएं थी इनका इन्होंने संपादन किया। इनके अलावा इनका जो हिंदी में प्रतिष्ठित जो पत्रिका मतवाला जो पत्र था इनके जो संपादक मंडल में वो रहे थे। 1963 इनके अंतर्गत इनका देहांत हो जाता है और ये मुख्यतः जो गद्य के लेखक थे। देहाती दुनिया ये सबसे इम्पोर्टेंट है, देहाती दुनिया बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका जो एक उपन्यास है। तो देहाती दुनिया, इसके अलावा ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष, कई प्रकार की जो इनकी रचना है। शिवपूजन रचनावली के 4 खंडों में इनका संपूर्ण जो रचना है वो प्रकाशित हुई है। तो शिवपूजन रचनावली के नाम से इनके 4 खंडों में इनकी जो सभी रचना है वो प्रकाशित हुई थी। बात कर लेते हैं मधु कांकरिया की। तो मधु कांकरिया का जो जन्म है वो 1957 को बिहार में होता है, कोलकाता में होता है और इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया था और साथ ही इन्होंने जो कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी किया था। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो पत्ता कोर इनका उपन्यास है, सबसे इंपॉर्टेंट आपके पत्ता कोर है इस पाठ का, जो कि उपन्यास है। सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए, अंत में यीशु, एक कहानी संग्रह, ये सभी। और मधु कांकरिया की रचनाओं में विचार और संवेदना की नवीनता मिलती है। फिर आपका जो लास्ट पार्ट था सो ये इनके जो प्रमुख लेखक है इनका नाम क्या है, अज्ञेय जी। कौन है, अज्ञेय जी। तो अज्ञेय जी की जो आपके इनका पूरा नाम आपको याद कर लेना, बहुत लंबा नाम है इनका, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। ठीक है, तो ये इनका पूरा नाम है। अज्ञेय जी का पूरा नाम आपके पूछ ले तो आप क्या बताएंगे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। इनका जन्म 1911 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशीनगर इलाके में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा इनकी जम्मू कश्मीर में हुई थी और बीएससी की परीक्षा जो एक की थी इन्होंने लाहौर से की थी और फिर क्रांतिकारी आंदोलन में इन्होंने भाग लेने के कारण अज्ञेय जी को जेल भी जाना पड़ा था। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो भग्नदूत हैं, चिंता है, अरि ओ करुणा प्रभामय, इंद्रधनुष, रौंदे हुए, आंगन के पार द्वार, शेखर, एक जीवनी है और नदी के द्वीप हैं जो कि एक उपन्यास है इनका। नदी के द्वीप एक उपन्यास है इनका और त्रिशंकु आत्मने पद इनका निबंध है और अरे यायावर रहेगा याद, एक यात्रा वृत्तांत इनका। और इसके अलावा इनको जो अज्ञेय जी के द्वारा जो संपादित तार सप्तक हैं, 4 है जो सप्तकों में समकालीन कविता का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अनेक जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से इनको पुरस्कृत किया गया था। बात कर लेते हैं इनके देहावसान की। तो 1987 में इनका जो डेथ हो जाती है
और बौद्धिकता की छाप गेय के संपूर्ण लेखन में मिलती हैं। उनके लेखन के मूल में व्यक्तित्व की पहचान की समस्या है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और आप अगर टेस्ट देना चाहते हो तो ऐप के ऊपर आप टेस्ट ले सकते हैं। मात्र 49 रुपये में आपके लिए टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, जिसमें कई सारे आपके जो PDF वगैरह आपको मिल जाएगी, मॉडल पेपर, नोट्स वगैरह सारी चीज़ें आपको मात्र 49 रुपये में आपके लिए उपलब्ध हैं। और ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना। कई सारे टेस्ट आप फ्री में भी दे सकते हैं 49 रुपये की टेस्ट सीरीज़ के अलावा भी। तो आप इन टेस्ट को ज़रूर दें और टेस्ट देने के लिए अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको जिसकी लिंक वगैरह मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।